चलो बेटा, गुरसिमत, आज हम बेटे बात कर रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1। और ये यूनिट का नाम है बेटा हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। साथ साथ बेटिया कॉपी कर लेना, एक रजिस्टर लगाना, उस रजिस्टर में से साथ साथ लिखते जाना बेटा, ठीक है। ओके सर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो हमने लास्ट क्लास में माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस किया था। और माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस में हमने जब मैक्रो की बात की थी, एग्जांपल्स रखे थे, तो हमने मैक्रो का नाम दिया था एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स टुगेदर। ये वो ब्रांच है जिसमें हम सभी इकोनॉमिक यूनिट्स को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए आपने इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा था। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स पर बात की थी बेटा, तो हमने इसका एक एग्जांपल रखा कि नेशनल इनकम। जैसे कि नेशनल इनकम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है भी। क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री, इनकम ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री। एक व्यक्ति की इनकम के बारे में बात करते हैं तो वो माइक्रो होती है, और यदि हम सभी लोगों की इनकम को जोड़ते हैं तो वो मैक्रो बन जाती है, जिसका नाम रख दिया था नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हमें किन किन अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जानना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे इस पहले चैप्टर में मिलने वाला है, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हमारे पास दो चैप्टर हैं बेटा, इस यूनिट के दो चैप्टर हैं। मैं आज इसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा नेशनल इनकम। वाई मीन्स इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम और उससे जो रिलेटेड दूसरे एग्रीगेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहले चैप्टर में हमें ये समझना है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज नेशनल इनकम? भाई नेशनल इनकम होती क्या है? पहला तो हमारे मन में क्वेश्चन ही यही आ गया कि भाई नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, चलिए जरा डिफाइन करते हैं बेटा। जिन जिन वर्ड्स को अब मैं अंडरलाइन करूंगा, आपने भी उसे अंडरलाइन करना है। इस डेफिनेशन के बिहाफ पर हम नेशनल इनकम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द नेट मनी वैल्यू net money value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income earned from abroad। क्या है नेशनल इनकम? तो कहते हैं नेशनल इनकम इज द नेट मनी वैल्यू किसकी? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income earned from abroad। एक देश में
एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उन सब की नेट मनी वैल्यू को जोड़ने पर प्लस उसमें नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, हमारे देश के लोग जो बाहर जाकर पैसा कमाते हैं, हमारी टेरिटरी से बाहर जाकर पैसा कमाते हैं, उसमें से बाहर के लोग, विदेशी लोग जो हमारे देश में आकर पैसा कमाते हैं उसे माइनस करते हैं। मतलब इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, तो डिफरेंस जो आता है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो एक देश में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की नेट मनी वैल्यू में नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देने पर जो अमाउंट आपके पास आता है, जो वैल्यू आपके पास आती है, उस वैल्यू को नाम देते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? इज द नेट मनी वैल्यू of final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income earned from abroad। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। गुड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा ध्यान से सोच के जवाब दो। ये जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमें बताना चाह रही है कि नेशनल इनकम किस प्रकार की इनकम है। दो तरह की इनकम होती है बेटा, एक अर्न्ड इनकम और दूसरा रिसीव्ड इनकम। एक अर्न्ड और एक रिसीव्ड। अर्न्ड वो होती है जो कमाई गई। कमाई कब जाएगी? जब आप अपनी फैक्टर सर्विसेज किसी को देंगे और वो बदले में आपको रेमुनरेशन देगा, उसे कहते हैं अर्न्ड इनकम। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, आपने बदले में मुझे फीस पे की, ये कही गई अर्न्ड इनकम। दूसरी होती है बेटा रिसीव्ड इनकम। रिसीव्ड कौन सी होती है? जो बिना फैक्टर सर्विसेज दिए आपको मिल गई, आपने रिसीव कर ली। जैसे कि जब मासी जी आपके घर आती हैं आपसे मिलने के लिए, तो जाते हुए आपको 100 रुपए दे जाती हैं, वो आपने रिसीव किए, कमाए नहीं। जैसे कि आप कभी सड़क पर जाते हैं, वहां बहुत से लोग भीख मांगने के लिए आते हैं, आप उसमें से किसी एक को 10 रुपए दे देते हैं, वो 10 रुपए उसने रिसीव किए, कमाए नहीं। तो एक होती है अर्न्ड इनकम, एक होती है रिसीव्ड इनकम। तो सोच के बताइए नेशनल इनकम कौन सी इनकम है बेटा, अर्न्ड या रिसीव्ड? गुरसिमर। अर्न्ड इनकम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब बेटिया। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम इज अर्न्ड इनकम। ये अर्न्ड इनकम है। क्यों है अर्न्ड इनकम? बिकॉज ऑफ बायलेटरल कंसेप्ट। ये बायलेटरल कंसेप्ट है बेटा। पहले फैक्टर सर्विसेज पे की गई, बदले में अमाउंट रिसीव हुआ, तो ये कमाया गया, क्योंकि लिखा है प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। प्रोड्यूस कब हुई होंगी? जब फैक्टर्स एम्प्लॉय हुए होंगे। फैक्टर्स जब एम्प्लॉय हुए होंगे तो फैक्टर्स को उनकी एम्प्लॉयमेंट के बदले में रेमुनरेशन दिया गया होगा, and that remuneration is earned, not received। So remember, national income is an earned income। ये earned concept है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम को हम कह रहे हैं क्या है? is the net money value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year। अब अकाउंट्स पढ़ती हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है बेटा? कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वेरी गुड, 1 अप्रैल टू 31 मार्च मिडनाइट, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो एक साल में कैलकुलेट की जा रही है, विद इन अ ईयर। किसी भी इनकम को
दो तरह से काउंट करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि नेशनल इनकम पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट की जा रही है विद इन 1 ईयर, और एक होती है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसको कैलकुलेट करते हैं उसे स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022, दिस इज स्टॉक कंसेप्ट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट measured in the year 21-22, this is period of time। और बेटा जिसको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है उस कंसेप्ट को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन से हमें दूसरी बात समझ में आई, दैट नेशनल इनकम इज फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटा, क्यों है? बिकॉज इट इज measured over a period of time। ये पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है, और याद रखेंगे जिस कंसेप्ट को पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है वो कंसेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन से हमें दो बातें समझ में आ गई कि नेशनल इनकम अर्न्ड कंसेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। दोनों बातें क्लियर? यस सर। सर बायलेटरल कंसेप्ट क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है बेटा दो तरफा। जैसे कि पहले फैक्टर अपनी सर्विस देगा, बदले में फैक्टर को पेमेंट मिलेगी। बिना सर्विस के जो अमाउंट रिसीव किया जाता है वो यूनिलेटरल होता है, वन साइडेड होता है, वो रिसीव्ड होता है, अर्न्ड नहीं होता। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई भी डोनेशन, डोनेशन जो आप पे करते हैं वो रिसीव्ड है, आपकी तरफ से पेड है और लेने वाले के लिए रिसीव्ड है। तो नेशनल इनकम कैसा कंसेप्ट है? बायलेटरल है। पहले आपने अपनी सर्विसेज पे की, बदले में आपको रेमुनरेशन मिला, इसलिए ये कैसी इनकम है? अर्न्ड इनकम है, क्योंकि ये बायलेटरल कंसेप्ट है। क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हमने जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किए हैं, जैसे कि पहला वर्ड है नेट मनी वैल्यू, जरा इसे समझते हैं ये क्या है। कंसेप्ट पर ध्यान देना, रीजनिंग पर ध्यान देना। रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इनफैक्ट इन द होल सिलेबस रीजनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए रीजनिंग पर सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी बेटा? नेट की बात कर रहा हूं। मनी वैल्यू नेशनल इनकम की कैसी होनी चाहिए? नेट होनी चाहिए। तो मैं इसे जरा स्टार्टिंग से ले देता हूं। वैल्यू, वैल्यू बेटा दो तरह की होती है बेटिया। वन इज द ग्रॉस वैल्यू एंड सेकंड इज द नेट वैल्यू। दो तरह की वैल्यूज हैं, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। नेशनल इनकम कैसी है? तो डेफिनेशन कहती है नेशनल इनकम इज नेट मनी वैल्यू। अच्छा जी, तो ग्रॉस क्यों नहीं है भाई? ग्रॉस क्यों नहीं है? नेशनल इनकम नेट होगी, ग्रॉस नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिकॉज ग्रॉस मनी वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई ग्रॉस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है। अब ग्रॉस में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन को आप जो है एक नाम और दे सकते हो, और कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दो नाम है, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ये ग्रॉस में इंक्लूड है, ये ग्रॉस में इंक्लूड है। तो भाई ये है क्या? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन है क्या? तो चलो जरा ध्यान देते हैं बेटा।
मीन्स डेप्रिसिएशन मीन्स fall in the value of assets, fixed fixed assets. assets. Fall in the value of fixed assets. Very good. Due to normal wear and tear, फिक्स एसेट्स की वो वैल्यू जो कम हो जाती है उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल से, आमतौर पर इस्तेमाल करने के कारण उस घटी हुई वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज व्हाट? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई गुरसिमर ने एक कार परचेज की. यू bought a car at the rate of rupees 5 lakhs. आपने 5 लाख की एक कार खरीदी. दिस इज द न्यू परचेज्ड प्राइस. इस कार को आपने 1 साल इस्तेमाल किया. आफ्टर 1 ईयर आपको लगता है कि अब आपके पास और अच्छे पैसे हैं, आप और नई कार ले सकते हो. यू अप्रोच टू अ कार डीलर. आप एक कार डीलर के पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहती हूं. वो कार डीलर आपकी कार की वैल्यू 1 साल के बाद 4 लाख रुपीस बताता है. 4 लाख मीन्स 5 लाख की नई ली थी, अभी बिल्कुल नई ही पड़ी है, बहुत कम इस्तेमाल की है आपने, बहुत संभाल के रखी है आपने, फिर भी उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया कम हो गई बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर. ये जो 1 लाख रुपीस का आपको नुकसान हुआ, ये जो 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ है, ये क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन. दिस इज योर डेप्रिसिएशन. अब नेशनल इनकम में बेटा, जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो 5 लाख रुपए जोड़ेंगे या 4 लाख रुपए जोड़ेंगे इस साल? क्योंकि 5 लाख तो पिछले साल की वैल्यू थी, इस साल की वैल्यू 4 लाख है. तो इस साल कितनी वैल्यू जोड़े नेशनल इनकम में? 5 लाख या 4 लाख? 5 लाख. 5 लाख रुपीज तो बेटा न्यू प्रोडक्ट की वैल्यू थी, जो कि लास्ट ईयर की नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है. दिस ईयर द वैल्यू गेट एप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर. एंड नाउ द न्यू ईयर की बतानी है वैल्यू. हाँ जी बेटा, इस समय कितनी वैल्यू है? अभी 4 लाख 4 लाख. रुपीस. तो अब नेशनल इनकम में कितनी वैल्यू जाएगी बच्चे? 4 लाख. 4 लाख. 1 लाख रुपया नेशनल इनकम में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू. सो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर national income should always be calculated at net money value. Value of depreciation should not be included in the estimation of नेशनल इनकम. डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाना चाहिए. क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? बिकॉज इट इज यूज्ड वैल्यू. ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर चुके हैं, और जिसे यूज किया जा चुका है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भाई फिक्स एसेट की वैल्यू क्या सिर्फ नॉर्मल वियर एंड टियर से ही कम होती है? कोई और भी कारण हो सकता है फिक्स एसेट की वैल्यू के कम होने का? तो नया प्रश्न आ गया. यहां तक क्लियर है बेटिया? यस सर. गुड. नया क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया. क्या आ गया जी? कि भाई फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितने कारणों से कम होती है?
fall in the value सर 1 मिनट ऊपर करना, जी लास्ट भैया। लाइन रह गई थी। लीजिए, ओके सर, हो गया, डन। हो गया। यस सर। ओके, fall in the value of fixed assets due to 3 reasons। बेटा फिक्स एसेट की वैल्यू 3 कारणों से कम होती है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू 3 रीजंस, 3 कारणों से कम होती है। कौन कौन से 3 कारण? 1, वेयर एंड टियर। हाँ, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, आमतौर पे इस्तेमाल होने के कारण। और आमतौर पे इस्तेमाल होने के कारण फिक्स असेट की जो वैल्यू कम होती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। Secondly, the value of fixed asset may get depreciated because of change in technology or change in fashion or change in demand। फिक्स एसेट्स की वैल्यू टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी हो जाती है। जैसे कि हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई, आप जब कार डीलर के पास गए, आपने पूछा कि भाई मैं ये कार बेचना चाहती हूं, भाई कितने की बिकेगी? कार डीलर ने कहा भाई 1 साल पुरानी हो गई है, आपने इसे इस्तेमाल कर लिया है, आज इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए की है। आपने कार डीलर के साथ थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की कोशिश की, कहा भाई अभी तो बिल्कुल नई पड़ी है, अभी बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मैं इतने में तो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कार डीलर ने कहा कि जी नहीं, हम तो इतने में ही लेने को तैयार हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आपका कार बेचने का मन नहीं बना और आप अपनी कार लेकर वापस आ गए। कुछ ही दिन में आपकी कार कंपनी वालों ने आपकी जो कार का ब्रांड था उसमें नए अपडेट्स कर दिए, कुछ फेस वैल्यूज चेंज कर दी, और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने उस कार को बिल्कुल ओवरव्यू न्यू कर दिया, पुरानी कार को विड्रॉ कर दिया, एक सेम नाम की नई ब्रांड न्यू कोई नए मॉडल की कार लॉन्च कर दी। अब आपको लगा कि यार अब तो नया मॉडल आ गया बाजार में, ये पुराने वाला मॉडल चलाने का मन नहीं कर रहा। अब फिर उस कार डीलर के पास गए, आपने उससे कहा कि भाई साहब आपसे मेरी बात हुई थी कार बेचने के लिए, आपने 4 लाख रुपए कहे थे मुझे, तो मैं 4 लाख में बेचने को तैयार हूं, आप 4 लाख रुपए दे दीजिए, मैं कार आपको बेच देती हूँ। तो आपका कार डीलर बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए नहीं रही। आपने बोला भाई क्यों नहीं रही? अभी मैं कुछ समय पहले तो आपसे बात करके गई थी। वो बोला जी नहीं, उस समय इसकी वैल्यू 4 लाख थी, आज तो ये मॉडल ही बंद कर दिया कंपनी ने, आज तो कंपनी इसका नया मॉडल ले आई है। मीन्स द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज गॉन चेंज्ड। आपने कहा भाई उससे क्या हो गया, ये गाड़ी तो बिल्कुल सही है। आपने कहा जी नहीं, अब इस गाड़ी का मॉडल बदल गया है तो इसकी कीमत और कम हो गई, अब मैं आपको इसके सिर्फ 3 लाख रुपए ही दे सकता हूं। देखो 1 लाख रुपए बेटा और कम हो गए आपकी गाड़ी की वैल्यू के। दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एंड दिस fall in the value of this fixed asset is called as obsolescence। इसे कहते हैं obsolescence, मींस अप्रचलन। अप्रचलन क्योंकि अब ये वाला मॉडल चलन में नहीं है, और चलन में ना होने के कारण इसकी वैल्यू और कम हो गई, और इसे कहा गया अप्रचलन में, मींस ऑब्सोल्यूट हो गई वैल्यू, ऑब्सोलेंस कहा गया। तो 2 तरह से वैल्यू कम हो गई, एक नॉर्मल वियर एंड टियर 1 लाख रुपीज, एक
because of change in technology. This is obsolescence, and this is called as obsolescence. Third, value of fixed asset may fall. Value of fixed asset may fall because of any natural calamity. Any natural calamity like earthquake, और आप कह सकते हैं जी फ्लड, ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई। आप जब उस दुकानदार के पास गए, आपने बोला जी कार में बेचने की बात हुई थी 4 लाख में, अब वो बोला जी नहीं, अब तो मैं आपको 3 लाख ही दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू इसका मॉडल चेंज होने की वजह से और कम हो गई है। आपने कहा भाई ये क्या बात होती है, आप तो ऐसे ही कर रहे हो मेरे साथ, ये तो धोखे वाली बात है, मैं तो नहीं बेचने को तैयार हूं। अपनी कार फिर वापस लेकर आ गई। कुछ दिनों के बाद आपने घूमने का प्रोग्राम बनाया, आप घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ चली गई। जब आप पहाड़ों की तरफ जा रही थी तो आपने गाड़ी जो है वो पार्किंग में पार्क कर दी। उसके बाद आप अपने घूमने फिरने लग गई। अचानक कहीं पहाड़ों पर छोटा सा अर्थक्वेक आया और पहाड़ के पत्थर गिरकर नीचे आए और उन्होंने आपकी गाड़ी को डैमेज कर दिया। अब आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, आपने कहा ये तो बड़ा नुकसान हो गया। आप फिर गाड़ी लेकर पहुंच गई उसी कार डीलर के पास कि भाई मैं ये गाड़ी बेचनी है। अब वो बोला जी इसकी वैल्यू तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेगी, क्योंकि ये तो इतनी डैमेज हो गई है कि इसको ठीक कराने में बहुत पैसे लगने वाले हैं। तो 1.5 लाख बेटा उसकी वैल्यू और कम हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, एंड दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज कैपिटल लॉस। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। सर आपकी वॉइस आना बंद हो गई थी बीच में। मेरी वॉइस बंद हो गई बेटा? अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है, वो पॉज हो रहा था बीच में। ओके ओके, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं बेटा। किसी नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से, हाँ। ठीक है, आ रही है? क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। अब जैसे कि हमने कार का एग्जांपल लिया था ना, तो वही मैंने एग्जांपल आपको एक्सटेंड किया कि अगर किसी कारण से अर्थक्वेक की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, या आप कहीं ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे गाड़ी खड़ी हुई है और फ्लड आ गया और गाड़ी में पानी भर गया, गाड़ी खराब हो गई, अब उस कार को सेल करेंगे तो आपके पैसे पहले से और कम हो जाएंगे। अब जो उस कार की वैल्यू का लॉस होगा वो किसकी वजह से होगा बेटा? वो बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से होगा, और उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। क्या कहेंगे उसको? कैपिटल लॉस। तो फिक्स एसेट की वैल्यू 3 कारणों से कम हुई बेटा। एक, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विच इज नोन एज डेप्रिसिएशन। टू, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैशन और डिमांड, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस। एंड थर्ड, बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल क्लैमिटी, एंड इट इज कॉल्ड एज कैपिटल लॉस। अब मन में क्वेश्चन आपके ये आएगा कि सर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये तीनों ही वैल्यूज दे रखी हैं, आपको ग्रॉस से नेट निकालना है, तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है, आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है, आपको ऑब्सोलेंस की वैल्यू गिवन है, आपको कैपिटल लॉस की वैल्यू भी गिवन है। तो क्या हम ग्रॉस में से तीनों वैल्यूज को माइनस करेंगे? तो बेटा याद रखना, और ध्यान आपकी से, वॉइस नहीं आ रही। आपके घर में बेटा वाईफाई लगा हुआ है कि आप डेटा पे पढ़ रहे हो? सर वाईफाई लगा हुआ है, एक सेकेंड मैं देख कर आई। बहुत लैग हो रहे थे बीच में, मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, एक सेकेंड। अभी मत करिए, अभी मत करिए, कुछ मत करिए, रुक जा अभी, कुछ मत करो, बाद में करना वरना क्लास कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगी अभी। गुरसिवर आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? गुरसिवर, आवाज आ रही है आपको? यस सर।
आ रही है। गुड। अगर बेटा तीनों की वैल्यूज गिवन है, ग्रॉस वैल्यू गिवन है, आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो तीनों माइनस नहीं करने। इस बात को याद रखना। आपको सिर्फ किसे यूज करना है? डेप्रिसिएशन को। ऑब्सोलेंस और कैपिटल लॉस की वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे, इन्हें छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू को लिया जाएगा? डेप्रिसिएशन की। अगर तीनों गिवन होती हैं तो हमारे पास ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर मान लो डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी बजाय ऑब्सोलेंस दिया हुआ है या कैपिटल लॉस दिया हुआ है, तो क्या फिर उसे यूज करेंगे? तो बेटा नहीं करेंगे। याद रखना, इफ वैल्यू ऑफ depreciation is not given and any other value is given, then ignore it. इसे इग्नोर कर दिया जाएगा and gross value is assumed as equal to net value. ऐसी पोजीशन में ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू के बराबर मान लिया जाएगा। क्या ये क्लियर है बेटा? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू के अलावा बाकी दोनों वैल्यूज भी गिवन हैं, तो आप उन दोनों को इग्नोर कर देंगे। और अगर मान लो आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी दोनों वैल्यू गिवन है, तो उन दोनों को भी इग्नोर कर देंगे। ऐसी पोजीशन में ग्रॉस वैल्यू को ही नेट वैल्यू एज्यूम किया जाएगा। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, then gross value is equals to net value. And if depreciation, capital loss and obsolescence all three are given, then you can use depreciation only and ignore the other two values. Got it? यस सर। तो बढ़िया रानी,